नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं तेज। अगले महीने अधिसूचना भी की जा सकती है जारी। 10 नवंबर को अधिसूचना हो सकती है जारी, तो दिसंबर तक संपन्न भी हो जाएंगे निकाय चुनाव। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव होंगे। 2 दिसंबर 2023 को ही खत्म हो गया था निकायों का कार्यकाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। हालांकि पर्वत समिति को ये सौंपा भी गया था कि इस पर चर्चा करके फैसला लिया जाए, जिसके बाद अब ये तय हो गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव होंगे। हालांकि 2 दिसंबर 2023 को निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था और अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर में अधिसूचना जारी होगी और दिसंबर तक संपन्न भी किए जा सकते हैं निकाय चुनाव। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना अगले महीने जारी हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जानकारी आ रही है सामने, जहां पर 10 नवंबर को अधिसूचना भी जारी हो सकती है और दिसंबर तक ये संपन्न भी करा लिए जाएंगे निकाय चुनाव। इसके लिए पर्वत समिति को भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद लगातार 3 बार की बैठकें भी हुई हैं और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही नगर निकायों के चुनाव करा दिए जाएंगे। हालांकि 2 दिसंबर 2023 को निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य में कब चुनाव होंगे। हालांकि अब इसकी स्थिति अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव की अधिसूचना अगले महीने में जारी की जा सकती है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब तक निकाय चुनाव होने की संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल विशाल, निकाय चुनाव को लेकर पर्वत समिति की जिस प्रकार से बैठक हुई और उसके बाद अधिसूचना जो है संभवतः 10 नवंबर तक अधिसूचना निकाय की जारी होनी है और उससे 10 नवंबर तक ही ये प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष रखा जाना है और संभवतः दिसंबर में जो है निकाय चुनाव संपन्न होने हैं, क्योंकि 2 दिसंबर 2023 को जो है निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और उसके बाद से लगातार निकाय को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान तेज है और ऐसे में अब प्रवर्त समिति की बैठक जिस प्रकार से हुई है, विधानसभा सत्र जब गैरसैंण में आयोजित हुआ था मानसून सत्र के बाद, ये मांग लगातार की जा रही थी कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव के ऊपर कोई फैसला सरकार ले और अब प्रवर्त समिति की बैठक के बाद संभवतः दिसंबर तक जो है निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अब शासन प्रशासन अपने स्तर से करने जा रहा है। 2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर जो है ओबीसी आरक्षण तय होने हैं और उसी के बाद निकाय चुनाव संपन्न होंगे। ऐसे में विपक्ष क्या कुछ मांग उठा रहा है? क्योंकि लगातार लंबे समय से विपक्ष भी कह रहा है कि शायद सरकार नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन अब ये तारीखें भी आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से भी ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि नवंबर तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। हिमांशु जी जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था कि सरकार की मंशा निकाय चुनाव कराने को लेकर नहीं है। सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव टाल रही है। राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, केदारनाथ के बाई इलेक्शन होने हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर था और अब कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई है कि संभवतः दिसंबर तक निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष जो है लगातार अपनी तैयारियों में जुट गया है। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही अब निकाय को लेकर दोनों ही दलों के उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने कमर कसनी शुरू कर दी है और लगातार जनसंपर्क अभियान दोनों ही दलों के उम्मीदवार जो कर रहे हैं, जो टिकट की आस लगाए हुए बैठे हैं। क्योंकि 1 साल से अधिक का समय, 1 साल का समय संभवतः अब होने वाला है। ऐसे में जो लंबे समय से जो टिकट की आस लगाए हुए हैं निकाय को लेकर, वो अब तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो हैं दोनों ही दलों के, वो अब तैयारियों में जुट गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर पत्रकारों के सामने बौखलाए सांसद चंद्रशेखर। पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उनको है गोली लगने का डर। तो सवालों के घेरे में भी नजर आ रहे हैं नगीना सांसद। नगीना सांसद को लगता है पत्रकारों से गोली लगने का डर। और चंद्रशेखर का यह बयान भी आया है कि क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मार दे।
आज़ाद चंद्रशेखर खुद की माफिया अतीक अहमद से कर रहे हैं तुलना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकारों के सामने बौखलाते हुए चंद्रशेखर जो सांसद हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पत्रकारों के सवालों में उलझे तो गोली पर आ गए हैं और नगीना सांसद को लगता है कि पत्रकारों से उनको गोली लगने का डर है। और चमोली से बड़ी खबर, चौखंबा में फंसे दोनों पर्वतारोहियों का किया गया सफल रेस्क्यू। 80 घंटे के संघर्ष के बाद मिली है सफलता। भारतीय वायुसेना एसडीआरएफ ने किया है रेस्क्यू, प्रशासन ने भी ली राहत की सांस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चौखंबा में लगातार 80 घंटों से रेस्क्यू कार्य भी जारी था और ऐसे में दो पर्वतारोहियों को ढूंढने के लिए लगातार फोर्सें काम कर रही थी और जिसके बाद 80 घंटों के बाद ये सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम ने ये रेस्क्यू अभियान चलाया और इसमें अब सफलता भी हासिल कर ली है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये रेस्क्यू कार्य किया गया है? देखिए विशाल जी, 3 अक्टूबर को आपदा प्रबंधन चमोली और आईएमएफ से सूचना मिलती है कि 6015 मीटर पर चौखंबा आरोहण के लिए गए 2 विदेशी पर्वतारोही महिला पर्वतारोही का दल है और ये जो है संकट में है। लिहाजा बिल्कुल आपदा प्रबंधन तंत्र सक्रिय होता है, जिला प्रशासन सक्रिय होता है और जो भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ का एक संयुक्त और एनआईएम का जो संयुक्त बचाव दल है जो चौखंबा 3 के लिए मूवमेंट करता है और लगभग 78 घंटे के युद्ध स्तर पर चले जो बचाव अभियान के बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि जो कल एसडीआरएफ के 4 पर्वतारोही इनके सर्चिंग के लिए आधार शिविर में उतरे थे, उनके द्वारा इनको खोज लिया गया है। जिसके बाद दोनों के जो ब्रिटिश दूतावास है, जो अमेरिकन दूतावास है दिल्ली में, तो वहाँ भी जो है खुशी की लहर आ जाती है और साथ ही ज्योतिर्मठ हेलीपैड में जो जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन प्रशासन ये रेस्क्यू संचालन कर रहा है तो उनके चेहरे पे भी खुशी लौट आती है। उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना के चॉपर से इनको अभी सुबह आज जोशीमठ हेलीपैड लाया गया और दोनों अच्छी बात यह है कि दोनों महिला पर्वतारोही बिल्कुल तंदुरुस्त हालात में, हालांकि थोड़ा सा जो एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम होती है 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे दोनों रहे हैं, तो लेकिन इनकी पूरी मेडिकली जांच की गई, पूरी तरह फिट हैं। अभी ये जेएमबीएन में इन्होंने सुबह का नाश्ता किया, अभी हमने भी इनसे मुलाकात की तो लगभग बिल्कुल 80% बिल्कुल दुरुस्त अवस्था में दोनों महिला पर्वतारोही हैं और ये रेस्क्यू जो है जहाँ तक दोनों दूतावास के लिए भी बहुत खबर है। जी संजय, क्या माने कि जिस तरह से लगातार ये बातें भी सामने आ रही थी कि खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही होंगी उनको, तो ऐसे में कैसे उन्होंने ये व्यवस्थाएं भी कराई हैं अपनी और अब किस तरह से इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया? अब विशाल जी देखिए, ये जो चौखंबा 3 का जो अभियान था, ये जो दोनों महिला पर्वतारोही एक अल्पाइन स्टाइल में क्लाइम कर रहे हैं। अल्पाइन और सोलो क्लाइम में ये होता है कि जो भी सामान है, साजो सामान है, उन्हें खुद अपने पीठ पे कैरी करना पड़ता है। इसमें न शेरपा होते हैं, ना एल्टीट्यूड पोर्टर जो है ऊपर चोटी तक जाते हैं और इस दौरान 6015 मीटर पे ये किसी कारणवश फंस जाते हैं और बताया ये भी गया था कि इनके जो रुकसक हैं, पैक हैं, वो जो है खाई में गिर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कल बचाव दल जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ और एनआईएम का जो बचाव दल तैनात कर दिया गया था, जो एयरफोर्स के हेली ने कल जो 4 पर्वतारोही आधार शिविर में ड्रॉप किए थे, तो उनके ही बलबूते जो है आज सुबह एक सुखद खबर आई है और अब पूरी तरह 80 घंटे के बाद जो है ये दोनों पर्वतारोही सकुशल जोशीमठ पहुंच चुके हैं और अब जो है अपने अपने एम्बेसी के लिए, दिल्ली के लिए ये दोनों महिला पर्वतारोही जो है रवाना होंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन और तमाम जो मशीनरी, जो सरकारी तंत्र जो है इससे जुड़ा हुआ था, वो भी अब जो है जोशीमठ से जिला मुख्यालय लौटने लग गया है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शनिवार को सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें स्टेट डाटा सेंटर में जो दिक्कतें आई उसको लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एनआईसी, आईटीडीए से संबंधित सभी अधिकारी, विशेषज्ञ, पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्क्रीनिंग जल्द पूरा कर जनहित से जुड़े
विभागों की साइट को प्राथमिकता से फिर से शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है ये सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन हो जाए। साथ ही सीएम ने राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन करने के भी निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। सरकार के दावों में कितना दम है ये चर्चा का विषय है, लेकिन कोटद्वार से आई इस खबर ने सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। सड़क हादसे में घायलों से मिलने पहुंची विधानसभा अध्यक्ष को स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध भी किया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस पर राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं, जहां घायलों का हालचाल जानने पहुंची बीजेपी सरकार की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का लोगों ने जमकर विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष और घायलों के परिजनों के बीच तीखी बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि रितु खंडूरी के विधानसभा क्षेत्र में ना तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर इंतजाम हैं और ना ही सड़कों की स्थिति ठीक है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं सालों से सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है, लेकिन विधायक को इससे कोई मतलब नहीं है। गुस्साए लोगों ने विधायक के सामने ही कह दिया कि नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये लोग किसी हादसे के बाद फोटो खिंचवाने के लिए ही आते हैं। मैं भी दुर्घटना कराने वाला हूँ, कुछ नहीं हुआ। उनके हस्बैंड मेरा बड़ा भाई भाग नहीं है, नहीं हुआ। दुर्घटना में फिटनेस का इंजेक्शन नहीं है, पुलिस नहीं आ रही है। 4 गाड़ी आ गई विधायक के। फोटो खिंचाने से मतलब ये तो भाई कोई नहीं है। 1.5 घंटे मुझे हो गया आए हुए, मरीज वहीं पड़े हुए हमारे में। डेड बॉडी वही है खाई में। हमको तो उनकी वो बड़े हम खाली गाड़ी जा रहे हैं वहां से। फोटो खिंचाने से पता लगा भाई कुछ नहीं है। दरअसल कोटद्वार के लैंसडाउन तहसील क्षेत्र में बारातियों से भरी मैक्स करीब 200 फीट गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। सूचना पर कोटद्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूरी घायलों का हालचाल जानने गई, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लिहाजा अब इस खबर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई विधायक क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं देगा तो जनता विरोध तो करेगी ही। कोटद्वार में जो हादसा हुआ है उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि, जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है और जो परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और जो लोग उसमें हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारों को इतनी बड़ी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जहाँ तक बात आपने कही है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घेराव हुआ है, देखिए आप क्षेत्र में जब काम नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। जिस तरीके की सड़कों की हालत है पर्वतीय क्षेत्रों में और बरसात के बाद भी गड्ढा मुक्त करने की बात आपने कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 15 दिन में मैं गड्ढा मुक्त करूंगा, लेकिन अभी तक आपने उसको कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 गड्ढे भी नहीं भरे हैं अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है, जिस पर विभाग काम भी कर रहा है, लेकिन अब तक 300 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ही सड़क गड्ढा मुक्त हुए हैं, जबकि प्रदेश में 2350 सड़कों पर गड्ढे हैं। लिहाजा विपक्ष इसे लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि लोग सड़कों के बुरे हालातों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज भी बना था, मगर स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, जिसके कारण जनता का आक्रोश जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा है।
निश्चित रूप से एक ये बड़ा प्रचलन हो गया है और बड़ा ही गलत सिस्टम में इसको मानता हूँ कि जा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं। भाई आप संवेदना व्यक्त करने जाते हो कि फ़ोटो खिंचवाने जाते हो? दुख व्यक्त करने जा रहे हो कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हो? और ये हमारे जनप्रतिनिधियों को, विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको बड़ा रोग लग गया है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल ही गलत बात है। कम से कम जब आप वहाँ जा रहे हैं तो उसी मुद्रा में जाएं। वहाँ शोक व्यक्त करने जा रहे हैं तो आपके हाव भाव, चेहरा ऐसा लगना चाहिए कि आप शोक व्यक्त करने जा रहे हैं। लेकिन मैं जब फोटोग्राफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, वो तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो कहीं पर पिकनिक मनाने जा रहे हों या कोई मजाक करने जा रहे हों। इस हालत में वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। निश्चित रूप से निंदनीय है और इसीलिए जनता, आप देखिए जो वीडियो है उनका, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घेराव का जो वीडियो मैंने देखा, उसमें निश्चित रूप से जनता साफ तौर पर कह रही है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमको पसंद नहीं है। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष का विरोध और विपक्ष के सियासी हमलों पर सत्ताधारी बीजेपी के नेता अब सफाई दे रहे हैं। देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोग भावुक होते हैं और कई बार आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि घटना के बाद अध्यक्ष वहां पहुंची और लोगों ने उनसे अपेक्षा की। ये दिखाता है कि लोगों का कनेक्ट है। देखिए, कई बार क्या है, जब इस तरह की घटनाएं होती है आदमी बहुत भावुक होता है, इमोशनल होता है। तो जो उसके निकट का व्यक्ति होता है, जनप्रति बहुत निकट का व्यक्ति होता है, तो उस पर आक्रोशित भी होता है। ये कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आस्था का प्रकटीकरण भी है, भले ही वो विरोध के रूप में हो, नकारात्मक हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मतलब उनका जुड़ाव अपने जनप्रतिनिधि के साथ है और जनप्रतिनिधि से वो अपेक्षा करते हैं, यही तो जुड़ाव है। तो मैं उसको गलत नज़र से नहीं देखता हूँ। अगर उनकी अपेक्षा है कि अपने जनप्रतिनिधि तो अपनी बात रखेंगे। घटना ऐसी हो गई कि उसका आक्रोश स्वाभाविक है, तो उसके नाते उन्होंने कहा होगा। तो ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पहुँची हैं और पहुँचने के बाद लोगों ने उनसे अपेक्षा की है। इसका मतलब कनेक्ट है, पब्लिक से जनप्रतिनिधि का कनेक्ट है, तो मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूँ। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि कोटद्वार में हुए हादसे के बाद विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी को भी सड़कों के बुरे हालात और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में विपक्षी दल भी सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है और व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से किसी भी मुद्दे पर जितना ज़्यादा लोगों को फायदा होता है, उतना ही उसमें नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसे में आज के दौर में परिवार का हर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एसएसपी अजय सिंह की चेतावनी है या नसीहत, ये अलग बात है, लेकिन सीनियर पुलिस अधिकारी की बातों पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर खबर देख आक्रोशित होने वालों को एसएसपी का बयान बुरा लग सकता है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो 100% सच है। लिहाजा जरूरत है सोशल मीडिया में आई खबरों की गहनता से जांच पड़ताल करें और उसे अच्छी तरह से समझें कि जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है। देखिए, आज का विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही हो। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। दरअसल आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरीके की वीडियो वायरल होती है। कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर रखी हुई है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, जो उनसे यह अपील है कि ऐसी खबरों पर ध्यान न दें।
मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और उस सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें वो सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है और उस आक्रोश में आकर वो कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। एसएसपी का कहना है कि अगर कोई मामला आता है तो पुलिस अपना काम करती है। पूर्व में जो भी मामले आए उस पर तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि यही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसी गलत मंशा के साथ अफवाह फैलाने लगते हैं जिससे लोग आक्रोशित हो जाते हैं और कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर है, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी से अपील भी करूंगा, कोई घटना होती है तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा वक्त दें और साथ ही साथ ऐसे लोग को चेतावनी भी देता हूं कि जो छोटे छोटे मैटर में या किसी भी मैटर में पहले बिना सच्चाई जाने जो है धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या अन्यत्र विभिन्न ग्रुपों में जो सर्कुलेट करते हैं, चूँकि इसमें हमारी LIU की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इसमें मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया की, और ऐसे हमारे पास अभी करीब 1 दर्जन ज़्यादा लोग चिन्हित भी हुए हैं जो लगातार इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हैं। तो इसमें भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे अगर लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे भविष्य में ऐसा कुछ करने की, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाएगा। दरअसल हाल के दिनों में देहरादून में जो घटनाएं घटी उसके बाद लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरे और अब जब जांच के बाद सच्चाई सामने आई तो वह अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं निकली। एक दिन पहले की बात है कि सोशल मीडिया में खबर चली कि देहरादून में युवती के साथ गैंगरेप की घटना घटी, जबकि सच्चाई में गैंगरेप की बात झूठ निकली। लेकिन उससे पहले लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। लिहाजा पुलिस ये मानती है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए धर्म को लेकर अफवाह फैलाते हैं, जिस पर कार्रवाई की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।